बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेटा बायो पार्ट 1 में हम ग्रोथ कोरिलेशन और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एनिमल्स में चेक की डेवलपमेंट को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ग्रोथ कोरिलेशन को डिफाइन करते हैं। हम कहते हैं ग्रोथ कोरिलेशन क्या है? ये एक रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है किसकी? ग्रोथ की, जिसमें इस प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उसमें हर एक पार्ट दूसरे हिस्से की ग्रोथ को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट रेट्स पे ग्रो कर रहे होते हैं। ये जो रिलेशनशिप होती है इनके आपस में, इसे कहते हैं ग्रोथ कोरिलेशन। रेसिप्रोकल रिलेशनशिप ग्रोथ कोरिलेशन का नाम दिया जाता है। इसके सबसे बेहतर में एक्सप्लेन कर सकते हैं एपिकल डोमिनेंस से। एपिकल डोमिनेंस ये है कि एक मेन जो प्लांट है उसकी मेन शूट जो एपेक्स है ये खुद तो ग्रो कर रही है, लेकिन ये ऑक्सीजन के ज़रिए अपनी लेटरल बर्ड्स की ग्रोथ को इनहिबिट कर रही है, उनकी ग्रोथ को रोकती है, क्योंकि जो एपेक्स है, एक्टिव शूट एपेक्स है, वो लेटरल बर्ड की ग्रोथ को सप्रेस करती है, जिसे हम कहते हैं एपिकल डोमिनेंस। इस सिलसिले में जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो थेमैन और कोग ने किया था 1934 में। उन्होंने ये देखा कि जो एपिकल डोमिनेंस है, एक्चुअली वो जो एपेक्स वाले सेल्स हैं वो ऑक्सीजन पैदा करते हैं, वो ऑक्सीजन खुद उसकी तो डेवलपमेंट करवाते हैं, लेकिन वही ऑक्सीजन जब सीप करके निचली लेटरल बर्ड की तरफ जाते हैं तो उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं। इसे क्या हमने नाम दिया? इनहिबिटरी इफेक्ट का। और दूसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये किया कि उन्होंने एपेक्स को ऊपर से टिप जो थी वो उसको काट दिया। जब टिप को काट दिया तो इसका मतलब है अब ऊपर से जो ऑक्सीजन बन के नीचे आ रहे थे वो खत्म हो गए, और नीचे वाली ब्रांचेज है उनकी ग्रोथ बहुत तेज होगी। इसे कहते हैं कॉम्पेंसेटरी इफेक्ट, कि जब ऊपर वाली बर्ड थी उसने नीचे वाली बर्ड को ग्रो करने से रोका तो इनहिबिटरी इफेक्ट, लेकिन जब ऊपर वाली बर्ड रिमूव होगी तो लेटरल बर्ड ने ग्रो किया, जिसे कहते हैं कॉम्पेंसेटरी इफेक्ट। इसमें अब हम स्टडी करते हैं इसका साइटोकाइनिन का रोल। जो साइटोकाइनिन है एक ऐसा हार्मोन है जो ऑक्सीजन का एंटागोनिस्टिक होता है। तो अगर एक प्लांट की बर्ड ग्रो नहीं कर रही तो उन ऑक्सीजन की वजह से अब उस पर हम साइटोकाइनिन अप्लाई कर देंगे तो उनकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। इनके लिए वो एंटागोनिस्टिक एक्ट कर रहा होता है ऑक्सीजन के सामने। जब हम कमर्शियल एप्लीकेशन की बात हम करते हैं तो इस ग्रोथ कोरिलेशन की वजह से टैप रूट डेवलपमेंट होती है, कि बीज का जो रेडिकल है उससे जो पहली रूट निकलती है वही डेवलप करती चली जाती है, उससे दूसरी रूट्स, सेकेंडरी टर्शियरी रूट्स पैदा नहीं होती। इसे कहते हैं टैप रूट डेवलपमेंट। और अगर हम इसको ऑक्सीजन को पोटैटोज पे अप्लाई करते हैं, उनकी जो बर्ड्स होती हैं उन पर अप्लाई करते हैं तो वो फूटती नहीं है, स्प्रॉट नहीं करती, जिसकी वजह से कहते हैं 1 से लेकर 3 साल तक आलू को स्टोर किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एनिमल्स की, कि जो एनिमल्स हैं इनके ग्रोथ तो हो गया, इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज। डेवलपमेंट है कि जाइगोट से लेके इंडिपेंडेंट अडल्ट बनने तक जितने स्टेजेस आते हैं उनकी स्टडी को हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट का नाम देते हैं, जिसके तमाम के एवोल्यूशन के अतबार से तमाम एनिमल्स आपस में रिलेटेड होते हैं, इसलिए इनके अंदर भी रिलेशनशिप पाई जाती है। कि जो डिफरेंट स्टेजेस हैं, सबसे पहले क्या होती है? गैमीट फॉर्मेशन होती है, एग बनेगा, स्पर्म बनेगा, जब गैमीट बन जाएंगे तो फिर वो आपस में फ्यूज होंगे तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, एक जाइगोट बन जाएगा। जब जाइगोट बनेगा तो उसकी डिवीजन यानी कि क्लीवेज स्टार्ट हो जाएगी, और क्लीवेज के नतीजे में बहुत सारे सेल बनेंगे तो गैस्ट्रुलेशन होगी, जिसमें 3 जर्मिनल लेयर्स बन जाएंगी, और जब 3 जर्मिनल लेयर बन जाएंगी तो फिर उन तीनों जर्मिनल लेयर से डिफरेंट ऑर्गन्स बनेंगे, जिसको ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं। जब ऑर्गन बन जाएंगे फिर उनकी ग्रोथ भी होगी, उनका साइज में इजाफा होता चला जाएगा। इसका मतलब ये तमाम के तमाम स्टेजेस एक स्टेज अगले स्टेज के लिए ग्राउंड या फुटिंग बना रहा होता है, जिसकी वजह से अगला स्टेज होता है। ये तरतीब से तमाम डेवलपमेंटल स्टेजेस आते हैं। जब हम चिक की डेवलपमेंट को स्टडी करते हैं तो चिक का जो एग, जब ओवरी उसकी चिक की ओवरी में बनता है एग, तो जैसे ही वो ओविडक्ट के प्रॉक्सिमल पोजीशन में आता है तो वहीं पर उसकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है, एक जाइगोट बन जाता है, उसकी क्लीवेज भी वहीं पे शुरू हो जाएगी, उसके गिर्द प्रोटेक्टिव कोटिंग एस्टेब्लिश हो जाती है। जब वो यूट्रस शेल ग्लैंड के पास से गुजरता है तो उसके गिर्द शेल बन जाता है। इस दौरान उससे पहले उसके गिर्द योग भी पैदा हो चुकी होती है और लिबिडो भी पैदा हो चुकी होती है, तब तक उसकी डेवलपमेंट कंटिन्यू रहती है। लेकिन जब वो एग एक चिक ले कर देती है, मुर्गी ले कर देती है, तो फिर फर्दर डेवलपमेंट उसकी रुक जाती है, क्योंकि उसको मजीद बॉडी टेम्परेचर अवेलेबल नहीं है। अगर उस एग को हम वापस बॉडी टेम्परेचर अवेलेबल कर दें, उसके ऊपर मुर्गी बैठ जाए या उसको इंक्यूबेटर में रख दें, 36 to 38 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन कर दें, उसकी डेवलपमेंट वैसे शुरू हो जाएगी और 21वें दिन उनमें से बच्चे निकल आएंगे। इसकी डेवलपमेंट का सबसे पहला स्टेप कौन सा है? वो फर्टिलाइजेशन के बाद वो क्लीवेज है। क्लीवेज हम कहते हैं ये एक ऐसी स्पेसिफिक टाइप की माइटोसिस है जिसमें उस सेल ने बार बार डिवाइड होना है और नए सेल बनते चले जाने हैं। जितने नए सेल बनेंगे सबको हम ब्लास्टोमियस का नाम देंगे। सबसे पहले जो क्लीवेज होती है वर्टिकल होती है, जैसे एक सेब है उसको हम ऊपर से नीचे काट देते हैं, ये वर्टिकल क्लीवेज होगी, 2 सेब बन गए, फिर दोबारा उसको घुमा के फिर ऊपर से नीचे काट देते हैं, सेब के 4 टुकड़े बन जाते हैं। तो पहली 2 क्लीवेज वर्टिकल होती हैं, पहली और दूसरी जो है पहली के
राइट एंगल पे होती है, तीसरी हॉरिजॉन्टली होती है जो कि अंडरलाइन योग को ऊपर वाले ब्लास्टोमियर से सेपरेट कर देती है। उसके बाद इरेगुलर क्लीवेज शुरू हो जाती है, क्योंकि ये सारी की सारी क्लीवेज साइटोप्लाज्म की हो रही है, लेकिन कहाँ पे हो रही है, ये योग के ऊपर एक डिस्क की फॉर्म के अंदर क्लियर प्रोटोप्लाज्म मौजूद है, सिर्फ वो डिवाइड कर रहा है, इसलिए इसको हम डिस्कॉइडल क्लीवेज के नाम से जानते हैं। डिस्कॉइडल क्लीवेज क्योंकि वो सिर्फ डिस्क शेप जो प्रोटोप्लाज्म है वो डिवाइड कर रहा होता है। बहुत सारे इस तरह डिवीजन से बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं और वो सेल्स एक क्लोजली पैक्ड डिस्क शेप स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसको हम मोरूला कहते हैं। डिस्क शेप स्ट्रक्चर में दो या तीन सेल्स की लेयर्स होती हैं, इनके ब्लास्टोमियर्स की 2 या 3 कॉम्पैक्ट लेयर्स होती हैं, डिस्क शेप में होता है और इन सेल्स को ब्लास्टोमियर्स का नाम देते हैं, इन लेयर्स को ब्लास्टोडर्म्स कहेंगे। ब्लास्टोडर्म के जो मिडल वाले सेल्स होते हैं वो वेल डिफाइंड होते हैं और छोटे होते हैं, लेकिन जब पेरिफेरी की तरफ आते हैं, बाहर की तरफ आते हैं तो सेल एक्सपैंड हो जाते हैं, फ्लैट हो जाते हैं, एनलार्ज हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। लेकिन मोरूला वाला स्टेज जो है ये शॉर्ट लिव्ड है, बहुत थोड़ी देर रहता है। जल्दी इस मोरूला के अंदर एक कैविटी एस्टेब्लिश हो जाती है, इसको हम ब्लास्टोसील कहते हैं या सेगमेंटेशन कैविटी कहते हैं। ब्लास्टोसील या सेगमेंटेशन कैविटी के डेवलप होने की वजह से अब उस मोरूला का नाम ब्लास्टुला हो जाता है। उस ब्लास्टोसील की जो ओपनिंग है उसको हम ब्लास्टोपोर कहते हैं। उस ब्लास्टोपोर के ऊपर एक डिस्क शेप डिस्कॉइडल कैप होती है जिसे हम ब्लास्टोडर्म, इस स्टेज में उस डिस्कॉइडल कैप को ब्लास्टोडर्म का नाम दिया जा रहा है। वो ब्लास्टोडर्म जो है वो किनारों से अंडरलाइन योग के साथ फ्यूज हुई होती है, जुड़ी हुई होती है। उस जहाँ जहाँ वो जुड़ी हुई होती है उसे कहते हैं जोन ऑफ जंक्शन, जोन ऑफ जंक्शन। फिर हम स्टडी करते हैं बेटा गैस्ट्रुलेशन के बारे में। गैस्ट्रुलेशन कहते हैं कि बहुत सारे सेल्स बन गए हैं, वो सेल्स मूव होते हैं और रीअरेंज होते हैं। मूवमेंट एंड रीअरेंजमेंट ऑफ द सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय द गैस्ट्रुलेशन, जिसमें सेल मूव होंगे, नए सेल से अरेंज होंगे, इसे हम नाम देते हैं गैस्ट्रुलेशन का। जो ब्लास्टोडर्म थी, ब्लास्टोडर्म इस स्टेज में स्प्लिट हो जाती है, स्प्लिट होकर वो 2 लेयर्स बना देती है। जो अपर लेयर है इसको हम कहते हैं एपीब्लास्ट, नीचे वाली को हाइपोब्लास्ट। ये जो अपर लेयर एपीब्लास्ट है ये प्रेजेंटम, मीजो और एक्टोडर्म है, कि इस लेयर से मेसोडर्म भी बनी है और एक्टोडर्म भी बनी है। लेकिन जो हाइपोब्लास्ट है ये प्रेजेंटम एंडोडर्म है, इससे एंडोडर्म एस्टैब्लिश हो जानी है। हाइपोब्लास्ट जो होती है योग के ऊपर पहले आउटवर्ड बाहर तरफ मूव करती है, फिर उसके साथ चारों तरफ से डाउनवर्ड जाती है। ऐसे लगता है जैसे कि योग सैक को लाइन कर रही है। तो जो लेयर योग सैक को लाइन कर रही होती है उसको हम एंडोडर्म कहते हैं। तो हाइपोब्लास्ट से एंडोडर्म बनती है। इस दौरान जो ब्लास्टोडर्म है, ब्लास्टोडर्म अंडरलाइन योग जो होती है उससे थोड़ा सा दरमियान से ऊपर को उठ जाती है। ब्लास्टोडर्म दरमियान से अंडरलाइन योग से थोड़ा सा ऊपर को उठ जाती है और इसके नीचे यहाँ पे एक पूल ऑफ फ्लूइड डेवलप हो जाता है, लिक्विड का पूल डेवलप हो जाता है। इसे नाम देते हैं एरिया पेलोसिडा। एरिया पेलोसिडा जो है ये ट्रांसलूसेंट होता है, नीम शफाफ सा होता है, जिसके और वाइट लाइट को ट्रांसमिट नहीं करता। जबकि किनारों से वो जो ब्लास्टोडर्म है वो अभी भी अंडरलाइन योग के साथ फ्यूज है, जुड़ी हुई है, उसे कहते हैं एरिया ओपेका और ये वाइट लाइट को ट्रांसमिट करता है। ये था बेटा हमारा आज का लेक्चर।